हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम बे। तो लास्ट जो हमारा पहला लेक्चर था एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का, उसमें बहुत ही अच्छे डिस्कशन हुआ था। इंट्रोडक्शन का हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी थी। ये उसी का कंटिन्यूशन है, लेक्चर 2। तो इसमें हम बायोम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बायोम से स्टार्ट करेंगे। ह्यूज ज्योग्राफिकल रीजन्स डिस्टिंग्विश्ड बाय क्लाइमेटिक कंडीशंस, एनिमल स्पीशीज, सॉइल टाइप एंड वेजिटेबल। तो ये बहुत बड़े ज्योग्राफिकल रीजन्स होते हैं जो कि एक बायोम के अंदर कई सारे इकोसिस्टम हो सकते हैं, पर एक ये बहुत ही बड़ा ज्योग्राफिकल रीजन है अर्थ का। बेसिकली लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे भी डिपेंड करते हैं, मेनली लैटिट्यूड्स पे डिपेंड करते हैं ये। ठीक है, कई बार ऑल्टीट्यूड पे भी डिपेंड करेंगे, जो बायोम्स होंगे आपके ऊंचाई पे और लैटिट्यूड पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो ह्यूज ज्योग्राफिकल रीजन्स होते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन सबकी अलग होती हैं। एनिमल स्पीशीज ऑब्वियसली अलग होंगी अगर क्लाइमेटिक कंडीशन अलग होगी। सॉइल टाइप और वेजिटेशन। तो ये क्लाइमेटिक कंडीशंस में हमारे बहुत सारे बायोटिक फैक्टर्स आ जाते हैं, जिसपे बायोटिक और वेजिटेशन, ये दो बायोटिक चीजें डिपेंड करती हैं। और ऑब्वियसली सॉइल टाइप भी एबायोटिक है, तो एक क्लाइमेटिक कंडीशन से अलग लिथोग्राफिक कंडीशन में आ गई। तो टाइप्स ऑफ बायोम्स में सबसे पहले हमारा तुंड्रा आ जाता है। तुंड्रा से आपको याद रखना है एडजॉइनिंग जो पोल्स होते हैं, तो पोलर रीजन हो गया, वहां तो बर्फ जमी हुई है आर्कटिक और अटलांटिक में। उसके जस्ट बाद जो होते हैं थोड़ा थोड़ा पोल्स टाइप का ही अपने इसमें वेजिटेशन होता है, आपको दिखेगा। जो सूरज है बहुत महीनों तक वो निकलेगा ही नहीं। तो एडजॉइनिंग पोल्स होते हैं। नॉर्दर्न और सदर्न मोस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड बहुत ठंड होती है ह्यूमंस के लिए। बहुत ही एक तरीके से आप कह सकते हो बहुत ही नेगेटिव कंडीशंस होती है रहने के लिए, बहुत मुश्किल होता है रहना, पर फिर भी कुछ लोग वहां पे रहते हैं। वेजिटेशन, नो ट्रीज आर फाउंड। नो ट्रीज, कोई बड़ा ट्री तो वहां पे पैदा ही नहीं होता है। छोटे छोटे श्रब्स या ग्रासेस जैसे लाइकन्स, मॉसेस वगैरह आपको मिलते हैं। कुछ एनिमल्स वहां पे आपको मिल जाएंगे, जैसे आर्कटिक फॉक्स हो गया, रिंडियर हो गया, और आपका पोलर बेयर वगैरह हो गया। छोटे कुछ इंसेक्ट्स वगैरह भी कभी मिल जाते हैं। समर सीजन में ज्यादा ये चीजें दिखती हैं। कुछ वहां पे आपको वाटर बॉडीज होंगी, नीचे लेक्स होंगी। विंटर में तो पूरा जमा होगा, समर में थोड़ी उनकी जो परत होगी कम हो जाएगी, उसके नीचे कुछ आपको फिशेस वगैरह भी मिल जाएंगी। ठीक है, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस वहां पे मिलते ही नहीं है। उसके बाद आपका टाइगा आ गया। तुंद्रा से आप नीचे कह सकते हो टाइगा को। इन नॉर्दर्न यूरोप, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, रशिया, ये भी बहुत ठंड वाली जगह हैं सारी। स्कैंडिनेविया कहते हैं इस पूरे इलाके को। जो तीन जो कंट्रीज मैंने बोली हैं, स्कैंडिनेविया। ठीक है, तो और तुंद्रा के बाद ही आते हैं फिर एशिया में भी रशिया, मंगोलिया, जापान, एकदम नॉर्थ के जो एरियाज है, नॉर्थ अमेरिका में कनाडा और अलास्का में, ऑल्सो कॉल्ड बोरियल फॉरेस्ट। ठीक है, टाइगा को बोरियल फॉरेस्ट भी कहते हैं। हर फॉरेस्ट को नहीं कहेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट को बोरियल फॉरेस्ट कहते हैं। बट अगर पूछा जाता है तो टाइगा को बोरियल फॉरेस्ट कहते हैं, बोरियल फॉरेस्ट को टाइगा कहते हैं, या फिर इन दोनों में कॉनिफेरस भी आते हैं। अब कॉनिफेरस से आपको समझ में आ जाएगा, अगर आप हमारे देश में ही हिमालयस पे गए हो, ऊंचाई के इलाकों में, जैसे आप शिमला वगैरह उसके ऊपर भी गए हो, तो वहां पे आपको कई सारे चीड़ वगैरह के, पाइन के पेड़ मिलेंगे। उनके कोन टाइप की सी लीव्स होती हैं, बेसिकली कांटे 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 टाइप की छोटी छोटी कोन टाइप, उन्हें कॉनिफर्स कॉनिफर्स कहते हैं, और इसे कॉनिफेरस कहते हैं। तो यही यहाँ की वेजिटेशन या मेन ट्रीज होती है। वेजिटेशन बर्च, पाइन, स्प्रूस, सीडार। ठीक है, डाइवर्सिटी ज्यादा होती नहीं है। उसके बाद लो सॉइल न्यूट्रिएंट्स, लो प्रेसिपिटेशन, लो टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत कम होते हैं, ठंड होती है। लो सॉइल न्यूट्रिएंट्स इसीलिए होती हैं क्योंकि जो वेजिटेशन होती है यहाँ की, जो पेड़ होते हैं, इनके जो वुड या इनकी जो लीव्स होती है ना, उनके अंदर ही ज्यादा न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं होते हैं, जो पुअर एक तरीके से होती हैं न्यूट्रिएंट्स में। तो ये जब ये गिरती हैं और ये डिकम्पोज होती हैं, तो सॉइल को भी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल नहीं पाते। बारिशें भी बहुत ज्यादा नहीं होती हैं, बर्फबारी काफी ज्यादा होती है। फिर टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं। टेम्परेट में मतलब ट्रॉपिकल के ऊपर टेम्परेट आ जाता है। इन मिड लैटिट्यूड एरिया सच ए सेंट्रल एंड सदर्न यूरोप, वेस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिका, पार्ट्स ऑफ जापान, चाइना, पेरू, न्यूजीलैंड, यहाँ पे मिलते हैं ओक, मैपल, चेरी। तो पेड़ों की जो डाइवर्सिटी थोड़ी बढ़ती है, जो लीव्स वगैरह होती हैं उनको एक तरीके से बहुत अच्छा एक एटमॉस्फेयर मिलता है। टेम्परेचर थोड़े और कम होते हैं, रेनफॉल बहुत अच्छा होता है। तो जो प्रोडक्टिविटी के लिए जो कंडीशंस होती हैं, ये बहुत अच्छी यहाँ पे मानी जाती हैं। ठीक है, बड़े बड़े पेड़ों के लिए अच्छा हार्डवुड यहाँ पे आपको मिलता है। फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तो हमें पता ही है, सबसे अच्छे, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी होती है। क्यों? क्योंकि एकदम इक्वेटर के पास होते हैं ट्रॉपिक्स में। यहाँ पे एक तो सनलाइट भरपूर होती है,
बारिशें भरपूर होती हैं, ह्यूमिडिटी भरपूर होती है, और ये बेस्ट कंडीशन होती है वेजिटेशंस के लिए भी और एनिमल्स और इंसेक्ट्स और इन सब के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी होती है आपकी। तो हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल, हाई बायोडाइवर्सिटी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। इंडिया में अगर हम बात करें तो कहाँ पे आपको मिल सकते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट? केरला में मिल सकते हैं आपको, फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में मिलेंगे, लक्षद्वीप में भी कहीं मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये मेन रीजन है। इसके अलावा आपको मिल सकते हैं बहुत थोड़े से एरिया में, तमिलनाडु में मिल सकते हैं, ऊटी वगैरह में। और उसके बाद आपके जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया होता है उसमें एवरग्रीन कहते हैं, एकदम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नहीं होते, क्योंकि वो कई बार टेम्परेट में आ जाते हैं वो वाले जो रीजन होते हैं, बट उन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, वो भी इनसे मिलते जुलते ही होते हैं। तो ग्रासलैंड्स हो गए हमारे, ग्रासेस डोमिनेट विद लेस नंबर ऑफ ट्रीज। तो मोस्ट ऑफ द जो हमारे जो धरती का वो बना हुआ है या तो डेजर्ट्स हैं या फिर ग्रासलैंड से लोकेटेड इन ट्रांजिशन जोन बिटवीन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट्स। सीजनल रेनफॉल होता है, हॉट क्लाइमेट होता है, तो रेनफॉल हर समय नहीं होता है, सीजनल होता है, तभी वो ग्रासलैंड, तभी वहां पे जो बड़े पेड़ होते हैं वो बहुत कम आपको इक्का दुक्का जगह जगह पे दिख जाते हैं। ग्रेजिंग एनिमल्स सच एज डियर, जेब्रास, बफेलोज आर फाउंड। आप देखोगे नेशनल ज्योग्राफिक पे कई सारी वीडियोस आपको दिखाते हैं अफ्रीका वगैरह की, कि वहां पे गर्मियां हो रही हैं, ग्रासेज हैं, छोटे छोटे पेड़ हैं, अपने आपको दिख रहा है कि सूख सा रहा है, डेजर्ट नहीं है पर एकदम मतलब ड्राइनेस सी है, पानी छोटी सी जगह पे पानी है, वहीं पे जो भेड़ बकरियां हैं, वहीं पे बफेलोज हैं, डियर्स हैं, और जो एनिमल्स हैं वो आके पानी पी रहे हैं। पानी के अंदर कई बार जो रिवर होती है अगर, तो क्रोकोडाइल खड़ा होता है, अदरवाइज वहां पे शेर चीते होते हैं, तो ये सब उन्हें मारने के लिए खड़े होते हैं। तो ये चीजें दिखाते हैं, ये हमारा ग्रासलैंड ही होता है। अब ग्रासलैंड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, सवाना लोकेटेड मोस्टली इन अफ्रीका, ये हमारे हॉट ग्रासलैंड्स होते हैं और ट्रॉपिक्स के पास होते हैं। प्रायरीज इन नॉर्थ अमेरिका, ये भी ग्रासलैंड होते हैं, यहाँ का ये टेम्परेट होते हैं और इनका जो टेम्परेचर होता है थोड़ा कम होता है, मतलब नॉर्मल होता है, बट ये भी ग्रासलैंड्स होते हैं। पंपास साउथ अमेरिका में, ये भी हमारे हॉट आप कह सकते हो, सवाना से मिलते जुलते होते हैं, ट्रॉपिकल होते हैं। स्टेपी सेंट्रल यूरोप में होते हैं, ये भी हमारे टेम्परेट होते हैं, यूरोप में जो भी होगा टेम्परेट जोन में आ जाएगा। वेल्ट्स हमारे साउथ अफ्रीका में होते हैं, ये हमारा ट्रॉपिकल टेम्परेट दोनों ही होते हैं, बट इनके आपको जस्ट नाम याद रखने हैं कि भाई सवाना अफ्रीका में, प्रायरीज नॉर्थ अमेरिका में, पंपा साउथ अमेरिका में, स्टेपी सेंट्रल यूरोप में, वेल्ट साउथ अफ्रीका में, और डाउन्स हमारे जो होते हैं वो होते हैं ऑस्ट्रेलिया में। सम ऑफ द अबव आर टेम्परेट, प्रायरीज, स्टेपीज, पैम्पास एंड सम आर ट्रॉपिकल, कैन बी यूज फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर यहाँ पे हो सकता है, गेहूं वगैरह ये सब चीजें यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि गेहूं भी एक तरीके की घास ही होती है। ठीक है, और यूरोप वगैरह में काफी इनका होता भी है, यूक्रेन में जो ग्रासलैंड्स हैं वहां पे गेहूं होता है। ओके, और कैप्चर मोस्ट मोर कार्बन एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्योंकि एक तो बहुत सारे एरिया में ये होता है, एंड सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लाइमेट चेंज। ग्रासलैंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लाइमेट चेंज। सारे इकोसिस्टम इंपॉर्टेंट होते हैं, बट कार्बन कैप्चर भी काफी करते हैं। जितने भी इकोसिस्टम्स होते हैं कार्बन सिंक्स होते हैं, कार्बन बहुत कैप्चर करते हैं। फिर डेजर्ट्स हो गए, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, सबको पता ही है 10 लार्जेस्ट डेजर्ट्स पे। दूसरी बात, हॉट और कोल्ड दोनों हो सकते हैं डेजर्ट्स। ठीक है, एंटार्क्टिक और आर्कटिक डेजर्ट्स ये सबसे बड़े डेजर्ट हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है, क्योंकि ये क्या है, पोल्स में है डेजर्ट, तो इन्हें पोलर डेजर्ट हम कहते हैं। होते तो कोल्ड नहीं है, पोलर डेजर्ट होते हैं। यहाँ पे बिल्कुल ही डाइवर्सिटी के नाम पे एकदम जीरो होता है, सबसे कम यहाँ पे होती है, सबसे कम पोलर डेजर्ट। ओके, फिर भी दूसरे जो डेजर्ट्स होते हैं वहां पे आपको फिर भी कुछ चीजें मिल जाती हैं, यहाँ पे तो कुछ ही नहीं मिलता। सहारा डेजर्ट हो गया, जो कि हॉट डेजर्ट्स में सबसे बड़ा डेजर्ट होता है, हमें पता ही है, ऑफ अफ्रीका में है, ये नॉर्दर्न अफ्रीका में होता है, सेंट्रल नॉर्दर्न अफ्रीका में सहारा डेजर्ट। फिर ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट हो गया, ऑस्ट्रेलिया का भी मोस्ट ऑफ द पार्ट इज डेजर्ट या फिर ग्रासलैंड। फिर अरेबियन डेजर्ट हो गया, अभी मिडिल ईस्ट में हो गया। गोबी डेजर्ट हो गया एशिया में, गोबी डेजर्ट हमारा चाइना, थोड़ा पार्ट मंगोलिया, थोड़ा पार्ट तिब्बत, इधर आता है, ऊपर ही आ जाता है गोबी डेजर्ट, और ये कोल्ड डेजर्ट माना जाता है गोबी डेजर्ट। फिर कलाहारी भी हॉट होता है, ये भी अफ्रीका में है। पैटागोनियन, सीरियन डेजर्ट, ग्रेट बेसिन डेजर्ट नॉर्थ अमेरिका में। तो ये टॉप 10 बड़े डेजर्ट हैं। हमारे यहाँ जो थार डेजर्ट है एक, वो टॉप 10 में नहीं आता, उतना बड़ा नहीं है, पर वो एक हॉट डेजर्ट है जहाँ पे आपको कैमल्स मिल जाएंगे, कुछ ग्रासेस, कैक्टस वगैरह ये सब चीजें मिल जाएंगे। कुछ कभी
जगह जगह फॉक्स, शीप, भेड़, मवेशी लोग मिल जाएंगे। और कोल्ड डेजर्ट हमारे देश में होता है लद्दाख में, और स्पीति वैली है हिमाचल में, वहां पे होता है, कारगिल में भी है। ठीक है, ये हमारे यहाँ कोल्ड डेजर्ट हो गया। उसके बाद एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में हम आ जाते हैं। फ्रेश वाटर हो गया जो कि हमारा रिवर्स वगैरह में होता है। लोटिक मूविंग वाटर, लेंटिक स्टिल वाटर। लोटिक मतलब लोटता रहता है तो मूविंग वाटर हो गया, लेंटिक मतलब लेटा रहता है मतलब स्टिल वाटर हो गया। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, लोटिक में रिवर, स्ट्रीम, स्प्रिंग्स, लेंटिक में पॉन्ड्स, लेक्स वगैरह हो गया। मरीन जो हमारे ओशंस और सीज में होता है, हाई लेवल ऑफ सॉल्ट, सॉल्टीनेस ज्यादा होती है। 35 या फिर 35 या उससे ज्यादा ppm पार्ट्स पर मिलियन सॉल्ट होता है इसका, जो सैलिनिटी हम जिसे कहते हैं। ठीक है, ओपन सी, डेड सी, कोस्टल वाटर होते हैं। फिर एस्टोरीज होती हैं। एस्टोरीज की हमने बात भी करी थी, इकोटोन भी इन्हें कहते हैं। फ्रेश वाटर रिवर से जाता है और हमारा सी वाटर से मिलता है, वहां पे सी वाटर टाइड से आता है। तो अगर आप गोवा, केरला वगैरह गए होगे तो आपको बहुत सारी एस्टोरीज मिलेंगी। इकोटोन्स हाई डाइवर्सिटी, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होती है। जो सैलिनिटी होती है वो आपकी 5 to 35 ppm के बीच में नॉर्मली होती है। जो फ्रेश वाटर होती है वो लेस देन 5 ppm होती है सैलिनिटी। ठीक है, तो ये हमारा एस्टोरीज का हो गया। मैंग्रोव्स होते हैं, दीज आर एवरग्रीन प्लांट्स ग्रोन नियर टाइडल फ्लैट्स, एस्टोरीज, बैकवाटर्स, क्रीक्स वगैरह में मैंग्रोव्स प्लांट्स होते हैं, जिनके बारे में हम बाद में आगे डिस्कस करेंगे। एस्टोरीज का भी डिस्कस करेंगे और कोरल रीफ्स भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम होते हैं कोरल रीफ्स, हाई बायोडाइवर्सिटी होती है, इनके बारे में डिटेल में डिस्कस हम करेंगे। ओके, और ये हमारा हो गया बायोस्फीयर इंटरेक्शन ऑफ, लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की चीजें डिस्कस करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।